हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हमको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि पेपर आराम से कर दोगे, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी करके देख लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपने देख लिए हैं, सारी वीडियोस देख लिए हैं, एनसीईआरटी कई बार पढ़ लिए, सपोर्टिंग मटेरियल से तैयारी कर लिया है, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो एग्ज़ाम में हम कर आते हैं और फिर बाद में हमें गिल्ट फील होता है, और ये जो गिल्ट फील होता है वो अपने आप होता है, अपने ऊपर होता है, और गुस्सा आता है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी। और ये गलतियाँ हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हम कहीं ना कहीं अवेयर नहीं होते हैं कुछ चीज़ों के प्रति। तो आपको मैं इस एग्ज़ाम से पहले यही बताने आया हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ हैं, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर हम एग्ज़ाम में कर देते हैं, और हमको अपने पेपर में ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। चाहे आपने कितनी भी तैयारी करी हो, सारी तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। अगर आप ये गलतियाँ करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपको प्रेजेंटेशन भी अपना पेपर में अच्छा देना है, ठीक है। तो यही समझते हैं क्या क्या हमको करना है और क्या क्या हमको नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको एग्ज़ाम जब आपका शुरू होगा उससे पहले आपको कुछ टाइम मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम में अपने पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। उसी टाइम आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है अच्छे तरीके से, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है मतलब ठीक ठाक आता है, बहुत अच्छा भी नहीं आता और बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ना अच्छा ना बुरा, लेकिन आप कर दोगे इस तरीके का क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन वो है जो आपको मुश्किल लगता है या आपके लिए हार्ड हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ये आपको उसी पढ़ने के दौरान यानी रीडिंग के टाइम पे ही डिसाइड कर लेना है अपने दिमाग में, ठीक है। अब जब आप अच्छे से पेपर को रीड कर लोगे, आपका जो टाइम शुरू हो जाएगा एग्जाम का, कि आपको टीचर कहेंगे चलो भाई आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, अब आप अपना पेपर लिखना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर को लिखना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत जो सबसे ज़्यादा आती है बच्चों के साथ, चाहे कितना भी अच्छा बच्चा हो, कितनी भी पढ़ाई करी हो, कभी कभी उनके साथ ये हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चे पेपर को ना छोड़ आते हैं, उनको आता है लेकिन एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लास्ट में जाके छूट जाते हैं। वो शुरू से लिखते हैं लेकिन लास्ट में जाके उनका टाइम सही से मैनेज नहीं हो पाता, इस बात की उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड जो है वो ठीक रखनी है, ठीक है। सही स्पीड में लिखना है और स्लो नहीं लिखना कि आप बिल्कुल आराम से लिख रहे हो लास्ट टाइम पे फिर आप, क्योंकि शुरू की स्लाइड में अगर शुरू के पेज में आप देखोगे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती है, लास्ट के पेज में आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि शुरू में हम आराम से लिख रहे होते हैं तसल्ली से, लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला होता है। तो आप अपनी स्पीड को शुरू से ही बरकरार रखना, याद रखना, ताकि आप अच्छे से पेपर कर पाओ। अब एक आपने अंग्रेजी में एक कहावत है, आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसका बहुत गहरा मतलब है और इसका कहीं ना कहीं आपके पेपर में यूज़ भी होता है। तो देखिए, टीचर क्या होता है, जब टीचर के पास कोई पेपर जाता है चेक होने के लिए, तो टीचर को पूरे पेपर को अच्छे से देखकर नहीं समझ में आता, उसको शुरू के 4-5 पेज में क्लियर समझ में आ जाता है कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है भी या नहीं, अच्छे से लिखा है या नहीं। वो 4-5 पेज से ही आपको समझ जाएगा कि बच्चे ने कैसा लिखा है, क्योंकि आपकी लिखावट कैसी, आपने हैंडराइटिंग कैसे लिखी, आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करा है, आपका लिखने का तरीका कैसा है, टू द पॉइंट लिखा या नहीं लिखा, वो समझ में आ जाता है। तो आपको जो स्टार्टिंग के जो 4 से 5 पेज होते हैं, उन पेज में आपको वही क्वेश्चन करने हुए हैं, अटेम्प्ट करने हैं, जो जिस पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि आपको आता है अच्छे तरीके से। हाँ भाई, मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर दूंगा, मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी हो आप। तो उनको आपको स्टार्टिंग के पेज में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन ये लास्ट इंप्रेशन, ये दिमाग में बिठा के चलना है आपको। आगे देखें क्या क्या होता है और क्या क्या हमको करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। अब जब आपके सामने पेपर आ गया है, अब एक चीज़ ये है कि आपका जो सेक्शन ए आएगा, आप सभी जानते हैं कि सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें अगर आप 12 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आपको वो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको जो भी सही लगता है, ठीक है, आपको जो भी सही लगता है, जैसे पहले का ए है आंसर, ठीक है, तो पहले का ए जो भी आप उस पूरे ऑप्शन को लिख दो, ठीक है। दूसरे का अगर बी है तो बी का जो आंसर है उसको पूरे को लिख दो। तीसरे का अगर आपको लगता है सी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो 12 क्वेश्चन लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो मेरे मेरे हिसाब से आपको ये सेक्शन ए जो है वो आपको पहले ही कर देना चाहिए। हालांकि मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप
सेक्शन ए पहले करो या बी पहले करो या सी पहले करो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा इसको करने में, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 क्वेश्चन है, पहले का आंसर आपको पता है, दूसरे का आंसर आपको पता है, चौथे का आंसर आपको मान लो नहीं पता है, तो चौथे के लिए आप जगह छोड़ दो, ठीक है, पांचवे को अटेम्प्ट कर दो, छठे को अटेम्प्ट कर दो। बाद में क्या होगा, लास्ट टाइम पे आप चौथे में, आपको कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है भाई ABCD में से ये इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में हम सोचते हैं किसी से पूछ लें या तुक्के लगा दें, तो जैसा आपको सही लगे, सुटेबल लगे, आपको लास्ट में तुक्के भी लगाने हैं तो आप उसको लास्ट में कर देना अटेम्प्ट। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको उसका आंसर नहीं पता है, लेकिन आप आगे के पेपर में जाओगे, हो सकता है पैसेज में वहीं से कोई वही वाला टॉपिक आपके पैसेज में हो और पैसेज के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाए, तो ऐसा होता है ना कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है, तो आपको लास्ट तक रुकना है और फिर आप आराम से लास्ट टाइम पे उसको कर देना, पूछ के हो जाए या जैसे भी आपको आता हो, ठीक है। अगर नहीं आता तो तुक्के भी लगाने हैं, तो सोच समझ के लगा के अपना पूरा कर दो, सेक्शन ए आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपका जो शुरू होगा वो सेक्शन B, C, D, E जो भी है, आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में से कुछ भी उठा लो जो आपको सही लगता है और जो आपको अच्छे से आता है, आपको वही करना है। यानी शुरू के 4 से 5 पेज में जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला रूल है वो काम करेगा, तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, जो आपको लगता है कि आप उसमें आराम से कर पाओगे, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर दो, ठीक है। और एक चीज, ये सब हो गया, आपको एक चीज अवॉइड करनी है, वो है कटिंग, ठीक है। कटिंग नहीं करनी है, लेकिन क्या करते हैं पेपर में लिखते वक्त गलती तो हो ही जाती है। तो जैसे मान लो आप कोई चीज लिख रहे हो, मैंने कई बार समझाया, आप कोई भी लाइन लिख रहे हो, मान लो आपको संविधान लिखना था, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, अब आपको लगा यार ना, तो मैंने अब बिंदु तो चलो लगा दोगे, मात्रा वात्रा में कहीं कोई गलती हो गई, जगह नहीं बच रही है, उल्टा सीधा हो गया है, तो आप उसको काटो मत, आप उसको जैसा लिख दिया है उसको वैसा लिखने दो और आगे से अपना पेपर कंटिन्यू रखो। हो सकता है कि भाई एक शब्द अगर गलत भी हो गया थोड़ा बहुत, तो टीचर की नज़र में ना आए, या टीचर उसको उतना बुरा नहीं लगेगा टीचर को जितना आप काट दोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर में एक ही सीट में कई जगह 3 से 4 जगह कट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। तो कटिंग से बचना है तो पेपर आपका साफ सुथरा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको दूसरी चीज़ क्या लिखनी है, ध्यान रखनी है, CBSE में जैसे अगर आप जाते हो तो आपसे बड़े आंसर नहीं मांगे जाते हैं, ठीक है, आपसे टू द पॉइंट आंसर मांगे जाते हैं। तो आप सोचोगे कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, अगर आपसे उसमें 100 वर्ड पूछे गए हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, आप उसे 150 वर्ड लिख दोगे, कुछ बच्चे हो सकता है 200 वर्ड में लिख दें, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपसे बड़ा आंसर नहीं मांग रही है CBSE, आपसे कह रही है कि 100 वर्ड में आंसर दो और टू द पॉइंट आंसर दो, तो आप टू द पॉइंट लिखो और 100 वर्ड में जितनी उसकी वर्ड लिमिट है उतने में ही आंसर दो। अगर आपसे बोल रहे हैं 40 से 60 वर्ड के बीच में लिखो, तो आपका आंसर इतने ही वर्ड में होना चाहिए। अगर आपसे कहा जा रहा है 150 से 200 वर्ड के बीच में आंसर लिखो, तो आपका उतना ही आंसर होना चाहिए। बड़ा आंसर भूल के भी मत लिखना, 1-2 लाइन छोटा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ा मत लिखना। बड़ा लिखने की वजह से क्या होगा, आपका पेपर छूट जाएगा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में गलती यही तो होती है कि वो बड़े बड़े आंसर लिख देते हैं और कुछ आंसर वो बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आपको एवरेज रखना है, सोच समझ के लिखना है, टू द पॉइंट लिखो। अब यहाँ पे क्या है, कोशिश आपको ये करनी है, जैसे आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें तो आप पैराग्राफ लिख दो, पॉइंट लिख दो, जो लिख दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 4 लाइन का आंसर बनेगा, उससे बड़ा तो बनेगा ही नहीं। अब बात करते हैं, अगर 4 नंबर वाला क्वेश्चन है या 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपसे उसमें हेडिंग बन जा रही है, उस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप हेडिंग बना पा रहे हो, ठीक है, तो हेडिंग बनाना बेस्ट है, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि टीचर देखता है हेडिंग बना रखी है, उसको अंडरलाइन कर रखा है, वो हेडिंग को ही पढ़ता है, समझ जाता है कि आपने सही हेडिंग बनाई है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमसे क्वेश्चन में हेडिंग नहीं बन रही होती है। अगर हेडिंग नहीं बन रही तो क्या करें भाई, हेडिंग सारे क्वेश्चन में थोड़ी बन जाती है, किसी में बन जाती है आसानी से, किसी में नहीं भी बनती है, तब आप पॉइंट में लिख सकते हो और आप उसमें बुलेट पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। आपने एक बुलेट पॉइंट बनाया, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर लिखा, दूसरा बुलेट पॉइंट बनाया, यहाँ पे आंसर लिखा, फिर बनाया, फिर आंसर लिखा, इस तरीके से आप अपनी बात को कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना बड़े आंसर में, पैराग्राफ में आंसर मत लिखना, क्योंकि अगर आप पूरा पैराग्राफ में आंसर लिख दोगे तो उसमें से मेन पॉइंट ढूंढना पड़ता है टीचर को, ठीक है, तो वो आपको आपके कहीं ना कहीं इंप्रेशन को खराब करेगा और आपके मार्क्स भी थोड़े से कट होंगे उसमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और चीज़, जब भी हम कुछ करते हैं, ठीक है, पेपर में हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कोई डाटा लिख रहे हैं, कोई डेट लिख रहे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। अब मैंने कल कमेंट में देखा था, एक बच्चा कमेंट में ये पूछ रहा था कि क्या सर हम हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं।
तो कुछ बच्चों ने उसको कमेंट में ही रिप्लाई किया था कि हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकते, कोई कह रहा था ब्लैक पेन नहीं यूज़ कर सकते, कोई कह रहा ब्लू पेन यूज़ नहीं कर सकते। कई बच्चे आपस में मतलब कमेंट में बातें कर रहे थे, मैंने उनकी कमेंट को देखा ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ समझी है कि भाई देखो, आप अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करना जरूरी होता है, कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन होता है। पेंसिल रख रहे हो तो पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाईलाइटर में एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके पास ऐसा हाईलाइटर है कि जैसे मान लो आपने इस पेज में कुछ लिखा है, आपने एक लाइन यहाँ पे हाईलाइट कर दी, एक लाइन यहाँ पे हाईलाइट कर दी, अगर आपका हाईलाइटर हल्का है, इस पेज में ही दिख रहा है, तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पेज को पलटा और आपने हाईलाइटर जो लगाया था और वो अगले पेज में छपा हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर लिखोगे तो आपको थोड़ा भद्दा सा लगता है ना देखने में। इस तरीके का अगर आपके पास हाईलाइटर है तो कोशिश करना भूल के भी यूज़ मत करना, वरना आपकी सीट में कहीं ना कहीं सीट को खराब करता है और इंप्रेशन भी खराब ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। आप सिंपल पेन से अंडरलाइन कर दोगे तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लीजिए आपकी सीट है, ठीक है, आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, आपको पता है कि भाई एक पेपर में खुला खुला लिखना, क्योंकि मैं बताता हूँ होता क्या है कि सीबीएसई में जो आपको आंसर सीट मिलती है ना, उसमें काफ़ी सारे पेज होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे 4 पेज 5 पेज छूट जाते हैं, कई बच्चे मतलब पेपर एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले ही अपना पेपर खत्म हो जाता है, तो वो खाली पेज चले जाते हैं, तो यूज़ में तो वो आते नहीं है। तो कोशिश करो कि उन पेज का यूज़ कर लो ना, आप अच्छे तरीके से लिखो। जैसे मान लो ये सीट है पूरी, आपने एक क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपने लिखा 2 लाइन 3 लाइन में आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस सीट में आप ऐसा भी कर सकते हो, जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाए, हालांकि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में करा था और मैंने अपने टाइम पे टॉप भी करा हुआ है अपने स्कूल में, तो मैंने ये चीज़ें अप्लाई करी थी। आप क्या करो, यहाँ से एक लाइन खींच दो सीधा, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे लिख दिया, यानी गैप भी हो गया और खुला खुला दिख रहा है कि टीचर ने जब सीट को खोला तो उसको पता लगा कि इसने एक सीट में अपने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है, बीच में अच्छी अच्छी लाइनें भी छोड़ रखी है, गैप है और लाइन खींच रखी है, जिससे पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, साफ सुथरा लगेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है, जो एक गलती और हो जाती है कि कई बार क्या करते हैं, हम पेपर कर देते हैं, जब हम पेपर पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर से उसको मैच कर लेना। कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन की कोई नंबरिंग लिखना भूल गए हो, मान लो आपने आंसर तो लिख दिया, उसकी नंबरिंग गलत लिख दी या नंबरिंग लिखना भूल गए, तो क्वेश्चन पेपर से मैच करते जाना, क्वेश्चन पेपर पे अपने टिक करते जाना कि ये मैंने कर दिया है, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे जो होते हैं वो पेपर में छोड़ देते हैं, मैंने 10 नंबर का छोड़ दिया, मेरा 5 नंबर का छूट गया, मेरा 2 नंबर का छूट गया। भूल के भी ये गलती मत करना, अगर आपका पेपर 80 नंबर का है तो आपको 80 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसने 80 नंबर का पेपर था, पूरे 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आ गया है वो, ठीक है। दूसरे बच्चे की समस्या ये थी, 80 नंबर का पेपर था लेकिन वो अटेम्प्ट करके आया है केवल 70 नंबर का, ठीक है। यानी 80 नंबर के पेपर में से, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 80 नंबर के पेपर में से वो 70 नंबर का तो करके आ गया है, लेकिन 10 नंबर का उसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब 10 नंबर का जो उसने छोड़ दिया है, तो उस 10 नंबर से में से उसको कितने मिलेंगे, 0 मिलने हैं, क्योंकि उसने तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए ना, तो 0 ही मिलने हैं, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो अगर उसको नहीं भी आता था, उसको पूरे साल कुछ तो पढ़ा होगा उसके बारे में, उसको थोड़ी तो नॉलेज होगी, बनाकर भी लिखा था अगर वो, तो हो सकता है कि 10 में से उसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुछ तो मिलता, लेकिन छोड़ने से क्या मिला, उसको 0 मिला। तो ये भी ध्यान रखना कि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको आता हो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करके सारे क्वेश्चन आने हैं। 80 नंबर का पेपर है तो पूरा 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आना है। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो आपको स्टार्टिंग में करने हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे चुन लेना जो आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आता है या मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको लास्ट में करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है जो आपको नहीं आता है या फिर जिसमें आपको कम आता है। और अंडरलाइन करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको 100% विश्वास है कि वो जो आप अंडरलाइन कर रहे हो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो ही आपको अंडरलाइन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज़ गलत लिख दो, आप उसको अंडरलाइन कर दो, हो सकता है पहले वो टीचर की नज़र में ना भी आता, लेकिन अब आपने उसको मोटा मोटा अंडरलाइन कर दिया है, तब वो टीचर की नज़र में ज़रूर आएगा और उसको काट देगा, फिर आपके वहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। पेपर आपका टाइम पे करने के लिए शुरू से स्पीड बरकरार रखनी है।
अपना सेक्शन वाइज करना है। मेरे हिसाब से सेक्शन ए पहले कर देना, जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद आपको जो सही लगता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से आते हैं आप वो वाला सेक्शन कर लेना। मैप वगैरह को आप बहुत ध्यान से करके आना। पैसेज में भी आपको बहुत आसानी होगी, एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। पैसेज में क्या होता है, कई बार हमें पैसेज में आंसर नहीं मिलते हैं, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको प्रीवियस नॉलेज होगी, तो आप उन क्वेश्चन के आंसर को आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके आपको आजमाने हैं, अपनाने हैं पेपर में। और भी अगर कोई दिक्कत हो आपको किसी चीज़ में, आपको कोई समस्या आती हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख दो। अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में रिप्लाई कर पाऊँ, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।